वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। आज से हम लोग एडिटेरिया के न्यू बुक बिहार तथ्य संग्रह को चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। चलिए विषय सूची को देखते हैं। इस वीडियो में चैप्टर 1 बिहार सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास यानी प्राचीन बिहार को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में और आधुनिक बिहार के बारे में कवर करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय से। नामकरण से स्टार्ट करते हैं। 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों की प्रार्थना स्थल की बिहार को बिहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। बिहार उत्तर से पूर्व भारत में स्थित है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अक्षांशीय विस्तार को। जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे अक्षांशीय है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। जो ये है उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यहाँ पे है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। यहाँ पे देखिए विस्तार से दिया हुआ है। देशांतरीय विस्तार यहाँ पे 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड ईस्ट में। और यहाँ 88 डिग्री और 17 मिनट और 40 सेकंड इस तक। राज्य की आकृति है तो ये आयताकार है। चलिए 12 दिसंबर कुछ इसके इतिहास को देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 को ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार व उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। चलिए इसके कुछ स्थापना दिवस देख लेते हैं। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को। इसका क्षेत्रफल 94,000 और 163 वर्ग किमी। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या 8.60। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है। इसकी लंबाई है 345 किमी उत्तर से दक्षिण की ओर। चौड़ाई है 483 किमी पूर्व से पश्चिम की ओर। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट 53 मीटर और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। इसके कुछ प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। इसके प्रमंडल है 9 और जिले हैं 38। जो 38वां जिला है नया वो अरवल है। और मंडल है 101। प्रखंड सह अंचल है 534 और पंचायत है 8067। नगर निगम है 19वां नगर निगम सहरसा। नगर परिषद है 88 और नगर पंचायत है 154। बिहार की विधायिका के बारे में चलिए जानते हैं। पुलिस जिला 38 जिले के अतिरिक्त बंगा एवं नौगछिया पुलिस जिला है। बिहार का विधान मंडल द्विदर्शनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है।
विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है, कटोरिया एवं मनिहारी। और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। राज्य की चौहदी सीमा देखते हैं। उत्तर में है नेपाल। इसमें नेपाल से बिहार के 7 जिले साझा करते हैं। तो ये है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में झारखंड राज्य में इसमें है 8 जिले। ये है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर, कटिहार। और पूर्व में पश्चिम बंगाल में राज्य है, जिसे पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये किशनगंज है, पुरिया है और कटिहार है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ये आप लोग जरूर याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा है हिंदी। द्वितीय भाषा राजकीय भाषा है उर्दू। राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु बैल। 2013 से पूर्व में ये रिस्क था और 13 के बाद ये बैल हो गया। राजकीय पक्षी है गौरैया। 2013 से पूर्व में क्या फख्ता था। तो राजकीय मछली है मागुर। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको संत सत बदन बिहार। गीतकार है सत्यनारायण। संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार सूरज की किरण नाज करे। चलिए कुछ प्रमंडल व उससे संबंधित जिलों के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रमंडल है 9। जिलों की संख्या एक पहला प्रमंडल में है 3 जिले हैं। तो ये है सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में है 6 जिले। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। और दरभंगा में है 3। तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोशी में है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में है 4 जिले और पटना में 6 जिले। मगध में है 5 और मुंगेर में है 6 और भागलपुर में है 2। टोटल हमारा प्रमंडल कितना है? तो 9 है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बिहार के प्रमंडल एवं जिले, तो ये हमारा बिहार में जो प्रमंडल है उसके जिले यहाँ पे हैं। जैसे तिरहुत में है, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। और दरभंगा में है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोशी में है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया में है अररिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसी तरह भागलपुर में है भागलपुर और बंका। मुंगेर में है जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा। मगध में है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, औरल और नालंदा। और इसी तरह हमारे पटना में है बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास और कैमूर। और सिवान में है गोपालगंज, सिवान, सारण। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। अब थोड़ा बिहार का इतिहास यानी प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ लेते हैं। प्राचीन बिहार, इसमें पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल,
मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। चलिए, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत है। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत को जानते हैं। चलिए, पुरातात्विक स्रोत को जानते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद, सारण, चेचर, वैशाली, मुनेर, पटना व सोनपुर, सारण से ताम्र वस्तुएं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख में लोरिया, नंदगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक हुए हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके व मूर्तियां आदि पुरातात्विक स्रोत है। अब इसके कुछ साहित्यिक स्रोत मिले हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचय, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फहियान, इतिसिंह, हैनसोंग के यात्रा वृत्तांत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र व स्थानीय लेखकों के वर्णन से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पसारकाल, पूरा पसारकाल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रह था। दक्षिण बिहार में मुंगेर व नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थरों के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व है। मध्य पसारकाल से इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रह, पशुपालक मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे में चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली में मुनेर, पटना में सुनुआर, रोहतास में पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। चलिए, ताम्रपाषाण के काल में देखते हैं क्या क्या मिला। तो इसमें चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सुनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। इसके बाद आते हैं वैदिक काल। ये आयु द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पे आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वैदिक है पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को किकट एवं भारतीय शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में किटक को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद के बारे में चलिए थोड़ा देखते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। पहला था लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र, दूसरा था मगध पटना गया नालंदा क्षेत्र, तीसरा था अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। बजी संघ महाजनपद। बजी संघ 8 राज्यों का संघ अटकुल था। बजी, लिच्छवी, ज्ञातिक, विदेह, उग्र, भोग, क्रू तथा इक्ष्वाकुक इस संघ के 8 जनपद थे। बजी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञातिक वजी संघ के प्रमुख जनपद थे। वजी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवज राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा था नगर। मगध का विस्तार मुख्य पटना से गया क्षेत्र में था। मगध व अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ अंग महाजनपद के बारे में लिखते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश देखते हैं। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने दंत युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। थोड़ा अब हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व में। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में कि बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडपोद के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंडपोद के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु 460 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुड़िक था। बिंबिसार व कौशक देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा
प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अतंत अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गई। अजातशत्रु ने ब्रजी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। शिहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदक्षक थे। नागदक्षक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व में। शिशुनाग वंश ने हयक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्सव कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे कांकवड़ कहा जाता गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चला। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व में। महापद्नंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पुरानी ग्रंथों में महापद्मंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद्मंद ने पचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्वमक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान परिणी महापद्मनद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। वो 326 ईस्वी पूर्व किया था। नंद वंश आर्थिक व सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी पूर्व में जस्टिन एवं एस्ट्रेब्रो ने चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। प्लूटोक एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कर्नेलिया से सेल्यूकस की पुत्री से किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आ गया पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, तो 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी था। उसे अमित्रघात, शिशेन आदि नाम भी दिया गया। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के बारे में देखते हैं। 200 अशोक के बारे में जानते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की व गुजरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया। शी अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी गद्दी प्राप्त करने के लिए। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में किया था। कलिंग को मगध में सम्मिलित किया गया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष है। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोधगया यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धर्म का शिलालेख का में अंकन, 14वें वर्ष में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1.8 कर दिया।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, दशोनन, दशरथ, संप्रति, सलिशुल्क, देवधामन, सतधनुष और बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मों के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एशिया का ज्योतिषी पूज के नाम से भी जाना जाता था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शत्रुघ्न था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था और सौतेली माँ का प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 101 सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बौद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। 1. दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृषा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृषा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्म, समयक आजीव, समय व्यायाम, समय स्मृति, समयक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो ये मध्य मार्ग का प्रतिपादन। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये इन्होंने पाली में दिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सरस्वती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलारू कलाम वैशाली तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र राजगिर के थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा सत्य, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठा नित्य गायन त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शयन का त्याग, और 9वां श्रृंगार वस्तु का त्याग, और 10वां मद सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम व उनके प्रतीक। घटना और प्रतीक: जन्म, कमल, यौन शान, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग, घोड़ा, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, पीपल, बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण, मृत्यु, पदचिन्ह, शपथ, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला था हीनयान परिवर्तन विरोधी, दूसरा था महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अडंबर वाली शाखा वर्ज्यान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के
त्रिपिटक, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन, अधीम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। बौद्ध संगति सभा, बौद्ध संगति सभा प्रथम था 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगिरी, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप और विशेष सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना। द्वितीय था 383 में। स्थान था वैशाली, शासक कालाशोक और अध्यक्ष साबाकामी। और इसके विशेषताएं हैं महासंघिक और स्तंभ के रूप में विभाजन। तीसरा है 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा, अधीम पिटक और संकलन। चौथा है ईस्वी की प्रथम शताब्दी, तो इसका स्थान है कुंडलवन कश्मीर और इसका शासक कनिष्क और अध्यक्ष है विश्वामित्र अश्वघोष। जो विशेषताएं हैं महायान और हीनयान के विभाजन। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर, स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशिष्ट का संग्रहण स्थल, विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बातें हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्होंने आदिनाथ विश्वनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। पहला सत्य, दूसरा हिंसा, असत्य और परिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में, कुछ जगह 499 माना जाता है, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धांत ज्ञात कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और उनकी पत्नी यशोदा थी और उनकी पुत्री प्रियदर्शनी अनुजा थी और उनके दामाद जमाली था। उन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति जिम्बक ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, असत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद, शयदवाद या सप्तभागी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया। जैन धर्म के तीर्थकर वे उनके प्रतीक इस तरह थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इनका चिन्ह है बैल वृष। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ, इनका चिन्ह है हाथी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है सप। और 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, इनका चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। जैन संगतियाँ प्रथम वर्ष 310 ईस्वी में, स्थान पाटलिपुत्र बिहार,
शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष सुतुलभद्र और विशेषताएं दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म का विभाजन जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन है। द्वितीय में 512 वल्लभी गुजरात शासक नहीं है। देववदी और क्षमा श्रम जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावपुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भाद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इनमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूरा नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर सुतुलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। शुंग वंश मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र व मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अब आते हैं कौरव वंश के बारे में। कौरव वंश की स्थापना वसुमित्र के देवभूति की हत्या कर वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। कौरव वंश की ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सतवाहन वंश के संस्थापक शिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कौरव वंश का अंत कर दिया। अब देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंदू, यूनानी, शंख, पहलवान, कुषाण। जैसे कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफिसेस थे और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर व मथुरा थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विरजित किया था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शंख संवत चलाया। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी ने की थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 200 ईस्वी से 320 ईस्वी वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज को उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी ने। इतिहासकार सिम्थ में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अतितीरथ आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अतितीरथ आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्ध से मिली।
है। उसने उत्तरा पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर अवश्य को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शको को पराजित कर 389 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों से संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ा पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फहियान भारत में 14 वर्ष 399 से 414 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लोह स्तंभ में चंद नाम से संबोधित किया गया। मेहरौली लोह चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धनवरी, अमरसी, बरा मिहिर, शुकु, बेताल, भट्टू, घटकपर, क्षणक, भरूची। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र बना। संकटगुप्त मध्य एशिया के बाबर जाति हुड़ों का आक्रमण संकटगुप्त के समय हुआ। संकटगुप्त ने हुड़ों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। संकटगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः रुद्रद्वार कराया था। संकटगुप्त ने शंकादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश की अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार B.A. शिम्थ ने संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में
प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज ने पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि से शासन किया। पालकालीन काशी की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उनकी राजधानी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वंश शासक में बृहदत्त में इसका राजधानी है गिरिविज राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार की राजधानी गिरिविज राजगिरी। उदयन की पाटलिपुत्र, शिशुनाग का वैशाली, कालाशुक का पाटलिपुत्र, नंदवंश का पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, कुषाण का पुरुषपुर मथुरा, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, पाल वंश का मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, राज्य प्रबंधन, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, प्रज्ञा परमिता के नागार्जुन और शियूर की हेनसंग और इंडिका का मेघास्थनीज और मिलिंदपनोह का नागासेन इस तरह से है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का मध्यकालीन तथा आधुनिक बिहार के कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जैसे मैं डालूँगी तो आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।